Hello. Now, this is the fifth video. Yes, this is the fifth video. First, second, third, fourth, fifth. हाँ, fifth video. ठीक है. I hope you all are doing good. I hope आपने fundamental duties याद करने की कोशिश की होंगी. Now, today we are going to talk about directive principles of state policy. And हाँ, comments में मतलब अगर आप feedback देना चाहते हो, you can put it in YouTube की videos के बाद भी comments होते हैं. You can put that. Some of you have access to my direct numbers. You can send me a direct feedback also. Let me know what else do you want me to cover in these videos, or let me know if it is helping or not. Feel free to ask your doubts also in the YouTube comments also if you want. Okay, and I hope you are sharing it with those who other people are preparing. My intention is just to help you all. So जितना आप मुझे बताओगे या शेयर करोगे, दोनों ही केसेस में मुझे हेल्प होगी. Up to you. Alright, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास. मैं अभी ये वाले पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं. अब तक जिन लोगों ने पहले की वीडियोस देख चुके होंगे वो रट चुके होंगे, एंड जिन्होंने नहीं देखा है दे डोंट नो दीज क्वेश्चंस, वो पुरानी वीडियो देख लेना. सेम ये चीज भी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ट्राई टू फिनिश ऑल दीज वीडियोस जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ. With that, let's jump to our fifth video, Directive Principles of State Policy. And this is Polity 5. And let's start Directive Principles of State Policy now. पहले तो ये मीनिंग ही समझना बहुत जरूरी है. What is directive? मतलब giving a direction to the state policy. Who is state here? Not Haryana, Punjab, Delhi, UP, Uttar, Bihar, ऐसा कुछ. State मतलब the government. Remember part 3 में भी article फंडामेंटल्स में स्टार्टिंग में ही आर्टिकल 12 में एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, राइट. इवन पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें भी स्टार्टिंग में किया गया है. दैट इज व्हाट वी विल सी अगेन. सो स्टेट को क्या गाइडलाइंस दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी गवर्नमेंट्स को क्या गाइडलाइंस दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इसके बारे में है. ओके, सो लेट्स सी नाउ. सो 1 इट इज पार्ट 4. रिमेंबर ये मैंने पार्ट लास्ट वीडियो में भी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखा था. सो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज में पार्ट 4A है, उसका मतलब है कि वो फोर्थ में ही एडिशनल चैप्टर एक ऐड कर दिया काइंड ऑफ. ऐसे ही पहले 36 to 51 थे, फिर 52 से तो हमारा यूनियन के बारे में शुरू हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड ये सब चीजें. सो उन्होंने 51A ऐड करा था, फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. ऑलराइट, बट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब से मैं इसे DPSP बोलूंगा. DPSP, दिल्ली पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, I don't know. मतलब जैसे भी आप याद रखना चाहो. Okay, in whatever way you want to remember it. DPSP. So let's go into DPSP now. Article 36 से 51 तक. So Article 36, can you see? Again, it is saying the state has the same meaning in part 3. So like Government of India, Parliament of India, Government of States, Parliament of States, local government body under the Government of India or within the territory of India. Right, ऐसा कुछ था definition. Then Article 37 says that it is also not enforceable by court, but they are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state, यानी कि ये वाला state यानी कि government, to apply these principles in making laws. So kind of guidelines, kind of ज्ञान बांटा गया है constitution के द्वारा. ठीक है, we call it very famously ना in India, सब ज्ञान बांटना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ज्ञान बांटा है, and it's a good ज्ञान. We all should understand and try to learn from it. All right, so in this ज्ञान, this guidance, these principles can be divided mainly in those 4 directions. That हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्होंने ट्राई किया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ताकि कंट्री, सोसाइटी, वेलफेयर पे फोकस कर सके इंडिया. लिबरल प्रिंसिपल्स, कंट्री में एक जैसा रूल्स बनाना, मॉडर्न आइडियाज लेके आना, सबको बराबर के राइट्स दिलवाना. गांधीयन प्रिंसिपल्स, बिकॉज गांधी जी वाज अ वेरी पावरफुल लीडर एट दैट टाइम, एंड so his ideas influenced constitution also, right. And international principles. So if you all remember, India was always wanted to
Indian leaders always wanted to promote universal international harmony, and इसीलिए like we proudly also say that we never attacked any other country, and therefore it was part of our constitution and directive principles also. So let's see. So अब ये socialist principles के direction में अगर आप देखोगे कुछ, तो article 39 says certain principles of policy to be followed by the state, मतलब कि governments, that men and women, citizens, they want to emphasize, although men and women, now some people may say, अरे there are other genders also. Yes, 1947 में इतना ज्यादा modern नहीं हुआ था society, but intention पे जाओ that they are putting citizens, any citizen have the right to an adequate means of livelihood. Right, हर citizen को हक है that the ownership and control of the material resources are distributed to subserve the common good. ऐसा नहीं होना चाहिए that it is concentration of wealth, मतलब कि कुछ ही लोगों के पास सारी wealth हो जाए और बाकी सब गरीब रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. There is equal pay for equal work. So अगर किसी ने बोला डॉक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए मेल डॉक्टर के पास 50,000, फीमेल डॉक्टर के पास 40,000, वो नहीं होना चाहिए, right? So similarly, health and strength of the workers should not be abused, and citizens are not forced by economic necessity to enter anything which is not suitable for their age and strength. So हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि मान लो एक 70 ईयर के बूढ़े इंसान को बेचारे को किसी के लिए कुली का काम करना पड़ रहा है, इट इज नॉट सूटेड टू देयर एज, राइट? तो उनको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेंशन देना, और इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी ऐसी स्कीम्स अनाउंस भी की हैं इसी डायरेक्शन में कि भाई इंडिया के हर गरीब बूढ़े इंसान को पेंशन दी जाएगी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है. देयर आर मेनी सच स्कीम्स इन दैट डायरेक्शन. सिमिलरली जॉब की अपॉर्चुनिटी, सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए कि 6 to 14 एनी स्टूडेंट कैन गो फॉर फ्री टू अ स्कूल, अ गवर्नमेंट स्कूल, right? So in some direction, so you can see, right, कि it is directed towards creating a socialist society, सबको बराबर का हक मिले, distribution of resources हो, equality हो society में, something like that. So ऐसे socialist principles के बारे में हमारे directive principles बोलते हैं. अब let's see some of the liberal principles also. Liberal principles, uniform civil code, that the state shall endeavor, endeavor का मतलब होता है कोशिश करे, पूरी भरपूर कोशिश करे, जोरदार प्रयास, to secure for the citizens a uniform civil code, यानी सबके ऊपर सेम रूल लगे. फॉर एग्जाम्पल शादी के सेम रूल, लाइक अभी तक कुछ टाइम पहले तक इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट होता था, मुस्लिम के लिए अलग एक्ट होता था, कुछ और भी अलग एक्ट्स हैं. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोला गया था कि भाई इंडिया 1950s में बहुत ही डाइवर्स कंट्री था, एजुकेशन का लेवल बहुत पुअर है, बट फ्यूचर में क्या आप ये कोशिश कर सकते हो? उस टाइम नहीं कर सकते थे, बट आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना, राइट? सिमिलरली कि अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए बिलो द एज ऑफ 6 years, ऑलराइट, टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, बिकॉज उसके बाद तो राइट टू एजुकेशन उनके बाद तो मिलना ही मिलना है, वो तो फंडामेंटल राइट है. 0 to 6 भी उनको गुड केयर और एजुकेशन मिलना चाहिए, लाइक प्री नर्सरी एंड नर्सरी. तभी स्कूलों में गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी, बालवाड़ी वगैरह शुरू करवाए, राइट? सॉरी. एंड लास्ट पॉइंट, दैट duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूट्रिशन वगैरह पे करना, और फिर लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल. मतलब ये भी गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए बंद करने का, बट आज तक गवर्नमेंट बंद कर पाई? कुछ स्टेट्स ने कर दिया अपने स्टेट में बैन. धीरे धीरे एजुकेशन के कॉम्बिनेशन से और स्ट्रिक्टनेस के कॉम्बिनेशन से और हाई टैक्सेस के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. अगर पूरे कंट्री में बैन करते तो क्या हो जाता? लोग इलीगली घर पे बना रहे थे और उसकी वजह से मेडिकली कुछ लोग मर गए, सही से बना ही नहीं पाए. इट्स लाइक कि मान लो अगर आप कल से अनाउंस कर दो कि हम कल से कोई गाड़ी नहीं बनाएंगे, पूरे कंट्री में बैन कर दो गाड़ियां, लोग कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढेंगे ना फास्ट मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह पे. मान लो फिर रिस्की व्हीकल्स बन जाएंगे, तो इट्स बेटर कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे रादर देन एकदम से बैन कर दे, राइट? सो धीरे धीरे वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी ऑल शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. सो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने
प्रमोट की ये चीजें। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, फिर लिबरल प्रिंसिपल्स, मतलब काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबकी हेल्थ का ध्यान रखो, इक्वालिटी और ये सब चीजें। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स, लाइक गांधी जी वाज अ बिग फैन ऑफ विलेज एम्पावरमेंट, और जैसे सेल्फ गवर्नमेंट, और जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट, और that these workers have a decent standard of life and full enjoyment, and they should be part of the management of the organization, unions banana, cooperatives banana, ये सब चीजें, right? So ऐसे कुछ पॉइंट। सिमिलरली ये भी raise the level of nutrition, ये इंटॉक्सिकेशन, गांधी जी वो पॉकेटिंग करते थे, पॉकेटिंग ऑफ लिकर, कुछ ऐसा वर्ड होता था, which means actually that they used to sit in front of the liquor shop and tell everyone that hey, you should not buy that, you should not buy that, it is a bad thing, it is a bad thing. That is how they used to do, and they convinced a lot of people to stop consuming alcohol in that way. So ऐसे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देता है, सोशल के डायरेक्शन में, लिबरल पॉलिसीज के डायरेक्शन में, विलेज एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में, अच्छी हेल्थ के डायरेक्शन में, इवन इंटरनेशनल हार्मनी। सो ये आर्टिकल 51 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे रिवाइज भी करते रहते हो, ठीक है। बट 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू promote international peace, maintain good relations with the nations, foster respect for international law. So मतलब अगर कोई इंटरनेशनल लॉ है तो उसका रिस्पेक्ट करो, एंड अगर आपने कोई ट्रीटी कर दी तो उसको निभाओ, अब वादा किया है निभाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब बातें करके रादर देन लड़के, राइट। सो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। सो आई होप आप लोगों, ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि सोचो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना सोचा कि अच्छा ये जाना चाहिए नहीं, एक एक पॉइंट पे इतना डिबेट हुआ होगा ना कि अरे शुड वी पुट इट द स्टेट शैल एंडेवर टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। फिर किसी ने बोला होगा अरे इंडिया थोड़ी ना दूसरों के जाके सेटल कर पाएगा, इंडिया एनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, प्रीच कर सकता है, जाके सेटल थोड़ी ना कर सकता है, तो उसके आगे एनकरेज वर्ड लगा दो। फिर किसी ने बोला होगा मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, फिर बोला होगा भाई फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? जस्ट मतलब जस्टिस के ऊपर, ऑनरेबल मतलब किसी की बेइज्जती किए बिना, राइट। एक एक वर्ड के ऊपर कितना उन्होंने सोचा था, और ये इंग्लिश मीडियम, ऐसा हिंदी मीडियम में भी प्रॉपर अच्छे से है, दूसरी भाषाओं में भी है, इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस सब में है कॉन्स्टिट्यूशन के वर्जन्स, यू कैन फाइंड इट। बट आई होप you all can see ki how much effort has been put to think about every statement. Why is it there? Why is it in fundamental rights? Why is it in fundamental duties? Why is it in directive principles of state policy? Right? Try to go through them, try to understand them. बहुत मेहनत लगती है एक देश को बनाने में, आसान काम नहीं है किसी एक देश को बनाना। बस एक नाम रख देने से, एक झंडा बना देने से देश नहीं बन जाता है, खून पसीने से सींचना पड़ता है। और हमारा देश अभी बड़ा हो रहा है, हमें सबको मिलके उसको और अच्छा करना है। वी ऑल नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ग्रूम एंड नर्चर आवर कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। That is why all of us should volunteer for the right causes. All of us should promote international harmony. All of us should promote uh, brotherhood in the country, equality in the country, and all these things, right? Similarly, even हमारे constitution में, इसमें DPSP में ये भी लिखा हुआ है, protection of monuments, places and objects of national importance. It is the responsibility of the state. तभी गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, of historic interest declared by or under law made by parliament. So इसके लिए पहले था कि भाई ये, फिर ये उन्होंने ऐड करा कि भाई पार्लियामेंट को इसके लिए रेगुलरली टाइम पे रूल बनाते रहना चाहिए, बिकॉज अभी हमें नहीं पता कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो बताते रहते हैं कि उसको, कि जैसे रेड फोर्ट को, कुतुब मीनार को, इन सब चीजों को, इन चीजों से बचाओ, या फिर कोई हमारे पुराने टेम्पल्स हैं, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हमारी पुरानी रेलवे लाइंस हैं, राइट। And something like a very modern principle, separation of judiciary from executive. मतलब सोचो, सेम इंसान किसी को पनिशमेंट दे रहा है, सेम इंसान उसी को अरेस्ट कर रहा है, सेम इंसान फिर किसी की कंप्लेंट सुन रहा है कि आपने गलत डिसीजन लिया है नहीं, तो उस इंसान के पास तो बहुत ज्यादा पावर हो गई ना।
तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला था कि ये जुडिशरी अलग होनी चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला अलग होना चाहिए. सो इट्स लाइक जुडिशरी इज लाइक जज एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला नाउ कौन है, मान लो पुलिस है स्टेट में या फिर आईएएस ऑफिसर्स हैं. सो ऐसे सेपरेशन होना चाहिए सो दैट जुडिशरी फिर से उनको क्वेश्चन कर सके and they can do their work efficiently also. So combination of efficiency, separation of powers, ये सब ऐसा होना चाहिए. ठीक है. सिंपल मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज राइटली पुट सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक्सप्लेन. तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो. आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. पार्ट 5 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट. ऐसे और भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ऐसे हम धीरे धीरे जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, देन यू प्रिपेयर योर पॉलिटी. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रिपेयर, राइट. अभी कुछ और पॉइंट शो कर देता हूँ फटाफट से. डीपीएसपी में ये भी है कि एग्रीकल्चर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज एट दैट टाइम एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स. तो उस टाइम पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोला था प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल. बेसिकली मतलब क्या था कि भाई जैसे मतलब जहां पे आप जो एनिमल्स को मिल्क के लिए यूज कर सकते हो, जिससे इतने लोगों की रोजी रोटी चलती है, जितने लोगों को आप ड्रॉट के लिए मतलब जहां पे वो और कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी चलाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कैमल्स वगैरह हेल्प कर सकते हैं राजस्थान में, गुजरात में. उन जानवरों को ऐसे मारो मत, स्लॉटर मत करो. सो दैट वाज द पर्पस, राइट. एंड इवन सर्व द ब्रीड्स. इसीलिए आज भी वो, सो ये पॉइंट सब बनाए गए थे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, राइट. एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. एंड प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो 1947 से वो एनवायरमेंट के बारे में भी, सॉरी मतलब 1947 में नहीं था. दिस 3 मीन्स इट वाज नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये शायद 1970s या 80s में आया था, जब हम नेशनल पार्क्स बनाने लगे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने लगे थे कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना होगा सब तब, राइट. बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को गाइड करना कि आप किस डायरेक्शन में प्रिंसिपल्स बनाओ, लॉज बनाओ, एक्ट्स बनाओ, समथिंग लाइक दैट. ओके, चलो फटाफट से लास्ट फ्यू पॉइंट्स देखते हैं, बट समरी एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. ये तो आपको पता लग गया. पार्ट 4 है डीपीएसपी एंड आर्टिकल 36 टू 51. अभी हमने कुछ आर्टिकल्स भी देखे. आर्टिकल 51 था इंटरनेशनल वाला, राइट. अभी 48 में हम देख रहे थे वो वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स वगैरह, फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना. 48A में नॉट जस्टिफिएबल, आर्टिकल 37 में लिखा था क्लियरली कि दिस, 36 में स्टेट का सेम डेफिनेशन है जो पार्ट 3 में था, 37 में कि इट इज नॉट जस्टिफिएबल. कैसे देखो, मेरे को भी याद हो रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भी याद होना चाहिए. ऑलराइट. स्टेट कैन टेक एक्शंस एक्टिवली, मतलब ये गाइडलाइंस दी है कि भाई एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप इस डायरेक्शन में काम करो. ऑलराइट. मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो कि आप लोग समझ रहे हो. ओके, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसके ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है. कोई इंसान बोले मेरे रिलीजन का पार्ट है ये एबीसी, पेड़ों को बचाना, और कोई इंसान बोले कि नहीं, इट इज माई राइट टू हैव एनी प्रोफेशन एंड आई कैन कट दीज वुड्स एंड सेल देम, राइट. सो यहाँ पे लाइक फंडामेंटल राइट सामने सामने आ गए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी गवर्नमेंट बोल रही है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाओ. कोई बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो लकड़ी काट के पैसा कमाना है, राइट. सो गवर्नमेंट, ऐसे बहुत बार इश्यूज हुए, बहुत फेमस केसेस हुए, केशवानंद केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा केस. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया जो हम लास्ट की वीडियोस में पढ़ेंगे पॉलिटी की. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर.
दे सपोर्ट ईच अदर। अगर आप कंट्री को अच्छा बनाना चाहते हो, फंडामेंटल राइट्स के बिना नहीं कर सकते। अगर आप फंडामेंटल राइट्स करना चाहते हो तो बिना डीपीएसपी के नहीं कर सकते। जब तक गवर्नमेंट कोशिश नहीं करेगी एक्टिवली उस डायरेक्शन में कि सबको बराबर का हक मिले, सोसाइटी इक्वल बने, जस्ट सोसाइटी बने, जब तक फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे गो हैंड इन हैंड। एंड जब भी अगर ऐसा लगेगा दे आर गोइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, सुप्रीम कोर्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। All right, so they are not opposite to each other, they are complementary to each other, both have equal status in our constitution. All right, इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये एनफोर्सिएबल ही नहीं है, जब ये जस्टिसिएबल ही नहीं है, जब ये कोर्ट में कोई इसके खिलाफ जा ही नहीं सकता, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज इट इज द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट। सो इट्स लाइक, मतलब जैसे मान लो आज मैं बोल दूं कि हे मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी नए एम्प्लॉइज आते हैं, आप उनको अपनी विजन मिशन बताते हो ना कि हे वी वांट टू मेक अ कंपनी जो ऐसे सब बच्चों के लिए अच्छा करे, सब बच्चे प्राउडली बोल सके मैं उस कंपनी के बिस्किट खाता हूँ, ऐसे, राइट? सिमिलरली डीपीएसपी इज आल्सो समथिंग लाइक सेटिंग अ विजन एंड मिशन फॉर द कंट्री, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्रिटिसिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये फालतू की चीजें हैं, गवर्नमेंट को तरीका मिल गया है किसी भी फंडामेंटल राइट को लेने का। सो इसको अभी मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। विद द टाइम यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं, अभी न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे, बट ऐसे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक झटके में नहीं हो सकती। डोंट थिंक कि आपको कोई एग्जैक्टली आंसर लिख के दे देगा, आप रट लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। नो, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स इन यूपीएससी। दैट इज व्हाई स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, गो विद मी एट 10%, देन गो विद मी एट 30%, फिर गो अपने आप से उससे आगे मैं नहीं लेके जा सकता आपको 100% एंड क्रैक द एग्जाम। ओके, स्टेट वर्सेस सेंटर, इवन कुछ स्टेट्स भी ना, ये स्टेट मतलब स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे। ओके, सो ये स्टेट, कभी कभी ऐसा कोई स्टेट बोलते हैं कि अरे डीपीएसपी के नाम पे पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल बना देती है जिससे हमारी स्टेट की पावर कम हो जाती है। जैसे मान लिया प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के नाम पे बोल दिया कि झारखंड के उस डिस्ट्रिक्ट में आज से सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, ऐसा कुछ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है? सो ऐसा भी कभी कभी इश्यूज चलते हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्प अस टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज। ये हम जुडिशरी के केस में पढ़ेंगे, अदरवाइज ऑल्सो। बट ये, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, अकेला डीपीएसपी भी अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठो, कम से कम 1 महीने तक पढ़ सकते हो, कम से कम 1 महीने तक। बट यूपीएससी ये नहीं चाहता, डीपीएसपी एक दिन में फिनिश करो, मूव ऑन, अदरवाइज सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा एंड यू विल नेवर क्लियर यूपीएससी। सॉरी, ठीक है? I hope you are understanding. Be smart. Don't try to do PhD here. Just try to focus on the exam. Clear level 1 in 3 months. Level 1 means 10% of the videos with me. अच्छे से you are done in 3 months. Can you do that? Good. You are in the right direction. That is what you have to do. Okay. With that, we are done. That means we are done with the 5 videos. Yay, celebrations, right? Good job if you have seen all these 5 videos. And next, these 5 are looks important, interesting. पार्लियामेंट 1, पार्लियामेंट 2, मतलब पार्लियामेंट के बारे में 2 वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट, ऑल दीज वर्ड्स। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हम सीखेंगे। ऑलराइट, फिर राइट वाले तो आपने काफी सारे इश्यूज कभी सुने ही नहीं होंगे। जो पॉलिटी आप सुनते हो, राइट वाले तो आपके माइंड में आते ही नहीं है, मोस्टली लेफ्ट वाले ही आते हैं जनरली हमारे दिमाग में क्विकली। बट हम सब देखेंगे धीरे धीरे। Okay, with that we are done. Feel free to give me feedback, feel free to share it with more people, feel free to give comments. चलो वो बोलिए तो like share subscribe करो, because I was watching some videos before this and I felt कि share कर दे, मतलब सभी बोल रहे हैं यार, क्यों बोल रहे हैं, कुछ फायदा होता है क्या उससे? But all right, and yes, these videos are coming from the ClayLab NGO, which is an NGO, and our goal is to promote a community of young leaders who can change this country. So you can also join us. You can become a mentor, you can become a mentee. If you are a student, you can become a mentee. हम आपको support करेंगे. If you are an adult, you can become a mentor and you can support the upcoming generation. And together, let's change the world, everyone. पूरा दुनिया अच्छी बनाते हैं. Okay, with that, done for today. Tada, bye bye, take care.